हेलो एवरीवन। मैं संदीप कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए देखिए जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि राजस्थान में बेरोज़गारों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती आई है। पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की भर्ती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो कि 6 तारीख को ये विज्ञापन आया है। बहुत बड़ी भर्ती है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और जो भी इसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, जो भी है उसके बारे में हम पूरा ही विस्तृत विज्ञापन देखने वाले हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि ये 4th क्लास की भर्ती है। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है ये। और इसमें देखो, पद का नाम जैसे एनिमल अटेंडेंट मैंने बताया था। और नॉन टीएसपी के 5281 पद हैं जैसा कि आप दिख रहा है। और टीएसपी के 653 पद हैं। ठीक है। अब इसमें दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो फॉर्म है आपके वो ऑनलाइन लिए जाएंगे। ठीक है। और अब जैसे पहला पॉइंट दे रखा है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो जो बोर्ड का कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। यदि अभ्यर्थी, ये देखो, यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर का एक मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर उसने शुल्क जमा नहीं कराया है तो जो है उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करा के अपने कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, और जो भी उसकी स्थिति है, जो भी दिव्यांगता की स्थिति है, गृह राज्य का विवरण, ठीक है, और उसको फीस भरनी होगी। उसके बाद में ये बता रखा है इसमें कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय जो आप अपनी कैटेगरी भरोगे, जो अपना स्टेट भरोगे, वो बहुत ही मतलब ध्यान से भरना है, क्योंकि वो चेंजेबल नहीं होता है। या तो बोर्ड का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके थ्रू आप जो है अप्लाई कर दोगे, या एसएसओ आईडी के थ्रू। ठीक है ना। उसके बाद देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनको हम बता देंगे। देखो, इसमें कह रहा है आवेदक को ऑनलाइन आवेदन, 5th जो पॉइंट है, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब है उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। देखो, ध्यान दो इस बात को लेकर के। आपको एप्लीकेशन आईडी ज़रूर प्राप्त होगी जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे। अगर नहीं हो रहा है एप्लीकेशन आईडी प्राप्त, तो निश्चित रूप से आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ऑफलाइन बिल्कुल भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन शुल्क की बात हो रही है, और कार्मिक विभाग के परिपत्र इतना इतना के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निर्धारित मतलब ई मित्र के थ्रू या सीएससी के थ्रू आप वहाँ पे जाके फॉर्म भरवा लेना।
आप स्किप मत करना वीडियो को, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि अपन जो है विस्तृत विज्ञापन पढ़ते नहीं है और बाद में हम कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। अब इसमें 600 रुपये दे रखा है सामान्य वर्ग के लिए, जो क्रीमिलियर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं जो भी हैं, और बाकी ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 हैं, और दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये। सॉरी। उसके बाद में ये कितनी कितनी कैटेगरी वाइज पद हैं उसके बारे में बता रखा है। देखो, जैसे सामान्य में 1334 पद हैं, महिलाओं के 381 पद हैं, विडोज़ के 152 हैं, डिवोर्सी के 38 हैं। तो उसके बाद ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। ठीक है, अब आ जाओ आप। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है अब आपके सामने। एक तो जो टीएसपी के हैं ना, वो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में और फिर इनका जैसे महिलाओं का है, स्पोर्ट्समैन का है और एक्स सर्विसमैन्स का है, इनका हॉरिजॉन्टल जो है आरक्षण होगा। इसका मतलब ये है कि उनको जितना भी मतलब कैटेगरी वाइज उनको जैसे 12.5% आरक्षण उनको दे दिया जाएगा, अगर एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो। ठीक है, स्पोर्ट्समैन का जैसे 2% है, उनको 2% दे दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो अब देखो, विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में, हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ये स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि पदों की संख्या को घटाई बढ़ाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं है, इनको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब आगे ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और 28/7/2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के पात्र व उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के है ना, जैसे बैकलॉग के पद आते हैं ना, इसी तरह आते हैं। तो अब इसमें जो है, पहले शायद ST SC था, अब इसमें जो है ST SC और MBC वगैरह OBC सभी जोड़ दिए गए कि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में 3 भर्ती वर्षों में वो पद अवेलेबल रहेंगे, और फिर भी जो है भरे नहीं जाते हैं तो फिर वो सामान्य मतलब जनरल श्रेणी से भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र व उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार AWS में भी जनरल से भरे जाएंगे अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो। उसके बाद देखो, महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कैटेगरी वाइज 30% रहेगा। ठीक है, हाँ। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ रही है, देखो। ठीक है, विवाहित महिला आवेदकों को अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सॉरी, यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो आपका पिता के नाम से बनेगा। ठीक है, और इसी वजह से जो अदर स्टेट की यहाँ पर जो राजस्थान में जो महिलाएं शादी होकर जो आती हैं
उनका फिर वो ओबीसी में नहीं आती हैं, वो जनरल में ही आती हैं, है ना। ये नियम है। अब देखो इसमें कब संशोधन होता है कब नहीं होता है ना। फिर ये जो है विडोज़ के लिए जो 8% का आरक्षण है, रिजर्वेशन है, और डिवोर्सी के लिए 2% का है। ठीक है, उनके लिए विडोज़ है तो भी उनको जो है अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, सक्षम अधिकारी का। डिवोर्सी है तो जुडिशरी के कागज चाहिएंगे। फिर उसके बाद बताया अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी 5% आरक्षण है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है। ठीक है, हाँ। उसके बाद आ जाओ भूतपूर्व सैनिक। अब देखो भूतपूर्व सैनिकों का 12.5% आरक्षण है। ठीक है, कैटेगरी वाइज ही इनको जो है आरक्षण दिया जाएगा। और ये मतलब और आरक्षण जब भी दे होगा, चाहे वो किसी भी जो मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले हों या सामान्य कैटेगरी हो, जब वो राजस्थान राज्य के मूल निवासी होंगे तभी कोई आरक्षण होगा, अदरवाइज वो जनरल में आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ आप, ये स्पोर्ट्समैन का 2% आरक्षण है। ये स्पोर्ट्समैन जो है इंटरनेशनल खेल संस्था दे रखी है और उसके बाद टूर्नामेंट का नाम दे रखा है। तो उसमें कह रहा है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने इन स्पर्धाओं में जो है भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप, ये दिव्यांगजन है ना। और ये दिव्यांगजनों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनका भी जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और है, दिव्यांगजन आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में यथास्थान अपने वर्ग व दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। अब इनका जो सर्टिफिकेट है ना, वो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का बना हुआ होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो एसटी का है चाहे वो एससी का है। ठीक है, एसटी एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक बार ही बनता है। ठीक है, और उसमें किसी तरह मतलब और एक बार बनने के बाद में दोबारा नहीं बनता है, वो बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब इसमें जो है दिव्यांगजनों के लिए जो परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिएगा और ये मतलब 40% या उससे अधिक का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो अनुसूचित क्षेत्र के ये टीएसपी क्षेत्र के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि ये जो आपका वेतनमान रहेगा ना, ये पे मैट्रिक्स लेवल 1 का रहेगा। ठीक है, और फिर इसमें दे रखा है कि भाई 2 साल तक जो है ना आपको अंडर प्रोविशन रखा जाएगा और उसमें आपको एचआरए वगैरह ना, डीएनएस जो अलाउंस है ना, हाउस रेंट अलाउंस है, वो किसी तरह का कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो, हाँ सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो आपको केवल 10वीं चाहिए बस। ठीक है ना, आप बस ये ध्यान रखें। उसके बाद अंतिम शिक्षण संस्था का चरित्र चाहिए और आपको जो है हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा सक्षम अधिकारी द्वारा, चिकित्सा अधिकारी द्वारा। उसके बाद नेशनलिटी के संबंध में है भारत का नागरिक हो, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये मिसलेनियस चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ अब आ गई है ना, एज। 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 मतलब 1 जनवरी 2024 को
एज 18 हो जानी चाहिए, 40 मतलब एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और फिर एज में जो है ना छूट दे रखी है, जैसे भाई ST SC है ना, MBC OBC EWS से 5 वर्ष की छूट है। उसके बाद सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं 5 वर्ष की छूट है। उसके बाद में जो ST SC है ना और OBC की जो MBC OBC EWS की महिलाएं हैं उनको जो है 10 साल की छूट है। तो इस तरह से ये छूट दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाओ आप पंजीयन शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, 13/10/2023 से 11/11/2023 11:59 तक। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपने ई मित्र के थ्रू या जो CSC है उसके वहाँ जाके आप अपना आवेदन शुल्क मतलब आपका जो फॉर्म है वो भर सकते हो, ठीक है। यानी 13 अक्टूबर से और 11 नवंबर तक, तो ये आपको लगभग 1 महीना मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ परीक्षा का माह। तो ये आपको मार्च अप्रैल का दे रखा है ना, अप्रैल से जून 2024, अप्रैल से जून 2024 यानी अप्रैल से जून के बीच में ये परीक्षा हो जाएगी आपकी कभी भी। उसके बाद जो मतलब जो आवेदक ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद आवेदन कैसे करें, ठीक है, तो जिस श्रेणी के आप हो उसी श्रेणी में आप आवेदन करें, ये ध्यान रखें, ठीक है। और फिर भी कोई गलती हो जाती है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में तो गलती करें ही नहीं भूल के, उसमें फिर आपको जो है बिल्कुल भी संशोधन नहीं होगा। और फिर ऑफलाइन भी किसी तरह का आपके फॉर्म में कोई संशोधन जो है आप नहीं करवा पाओगे। ऑनलाइन आपको मौका दिया जाएगा, वो आगे आएगा, अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्ति के अंतिम दिनांक पश्चात संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद। मतलब कोई गलती करते हो तो मतलब आपको संशोधन की डेट आपको दी जाएगी, वहाँ उस समय आप अपने फॉर्म को संशोधित कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो कहता है आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को देखो अंतिम दिनांक तक ही आप भर पाओगे ना इसमें, ठीक है। ऑफलाइन आवेदन पत्र आपके स्वीकार नहीं किए जाएंगे और अंतिम दिनांक के बाद आपके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फिर ये फ़ोटो से संबंधित है, ठीक है। दिशा निर्देश है, अच्छे से आपको पढ़ लेना इनको। एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, ठीक है। अभी दे दिया इसमें है ना, प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100 रुपये जमा कराना अनिवार्य है। 100 रुपये में आपत्ति लगा पाओगे आप, ठीक है। संशोधन की प्रक्रिया आ गई ना ये। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है, उसने कोई गलती कर दी है आवेदन करते समय, तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसमें तो आप जो है ना, जो भी आपकी कैटेगरी की जो आपकी कैटेगरी और जो भी आपके दिव्यांगजन या गृह राज्य की स्थिति होती है उसमें गलती ना करें। उसके बाद अगर आपने कोई ऑनलाइन आवेदन में गलती कर दी है तो 7 दिन बाद तक, आवेदन की जो अंतिम दिनांक है
11 नवंबर, उसके 7 दिन तक आपको समय दिया जाएगा उसके बाद में, और वहाँ पे आप जाके उसको संशोधित कर सकते हो। उसके बाद एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट लिखी है, 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर 300 रुपये का शुल्क देना होगा। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फ़ोटो एवं हस्ताक्षर उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। पहले बताया था मैंने, OTR के समय की गई गलती जो है आप दोबारा से सही नहीं कर पाओगे। फिर अगर कोई जो है ब्लाइंड है या फिर कोई सूर्यमुखी है, अल्पदृष्टि है, ठीक है, उसके लिए आप मतलब कोई भी श्रुत लेखक उपलब्ध करा पाओगे। ठीक है। उसके बाद देखो ये कह रहा है, हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है कि जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको रिजर्व कैटेगरीज का फ़ायदा तभी मिलेगा मेरिट में जब उनका जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, या जो EWS वाला जो EWS सर्टिफिकेट है ना, वो आवेदन की अंतिम तिथि तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर नहीं है तो ऐसे में आपको जो है एफिडेविट लगाना पड़ेगा। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहता है ST SC के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र अवधि जीवन पर्यंत होगी। ठीक है ना। लेकिन OBC के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। ठीक है। यानी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कहता है क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलियर में नहीं है, ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद में इसको अपन देख लेते हैं एक बार, इसका सिलेबस और देख लेते हैं। ठीक है। तो 150 क्वेश्चन आएंगे। पेपर जो है पूरा 2 भाग में बटा होगा। पहले ए भाग में 105 प्रश्न आएंगे, दो भाग में, भाग नंबर ब में 45 आएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इस तरह 150 का ही क्वेश्चन मतलब पेपर होगा। ठीक है। और इसमें भी 40% का क्राइटेरिया रखा गया है, और गलत उत्तर के लिए 1/4, 1/3 नहीं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है। ब भाग में ये आएगा। ए भाग में राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ मतलब माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, यानी आपको 10वीं तक का जो है गणित, विज्ञान जो भी है आपका, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, ये सारी पढ़नी है ए भाग में। ब भाग में जो है पशुपालन से संबंधित ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं इनको आपको पढ़ना है। अगर आपको कोई फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पे जाके देख सकते हो, कोई सूचना ले सकते हो और मतलब इंडिविजुअली भी आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ जाके कोई सूचना प्राप्त कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, और दूरभाष नंबर भी दे रखे हैं। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जो चीज़ें थी वो लगभग मैंने कंप्लीट करा दी है। तो बस इतना ही है। आपने अगर इसको देख लिया है अच्छे से, आप एक बार इसको देखने के बाद ही है ना फॉर्म भरें। ठीक है। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।